एक मिसरा याद आ रहा है एक शेर का, हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना। आज लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें उन्होंने हुक्म दिया है ISI को, MI को, तमाम सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कि आइंदा कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी का नुमाइंदा किसी अदालती अमले से, किसी मातहत से, आला अदलिया के या मातहत अदलिया के या किसी जज से वो रब्ता नहीं करेगा किसी भी किस्म के केस में। मैं सोच रहा था काश ये हुक्म आज से 75 साल पहले आ जाता, 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले आ जाता, 5 साल पहले आ जाता, 3 साल पहले आ जाता। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गया, ये भी अल्लाह की कुदरत है। और दूसरा, आज यहाँ पे एक सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में। अदलिया हमारी आजकल बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, और वो सेमिनार, उसका टाइटल था इंसाफ की रसाई सबके लिए। तो इस पर भी बात करेंगे हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कि इंसाफ जो है, क्या अगर किसी पाकिस्तानी शहरी ने किसी मुअज़्ज़ज़ जज से इंसाफ लेना हो तो वो कैसे ले। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, आज एक बहुत अहम सियासी मौजू है, और वो सियासी मौजू है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात का। वो इख्तलाफात इतने शदीद हैं कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं PTI तो गई, PTI के तो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या ये किसी भी सियासी जमात के टुकड़े होना या करना इतना आसान है जितना ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन कुछ जो आसार नज़र आ रहे हैं वो कुछ इतने उम्मीद अफजा नहीं है, क्योंकि खान साहब जेल में हैं, और उनके जेल में होने के बाद उनकी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी मुख्तलिफ धड़ेबंदियाँ हो चुकी हैं, मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसलिए आज हमने अपने साथ दावत दी है असद कैसर साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली भी रह चुके हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन है सियासतदान के तौर पे और स्पीकर के तौर पे। मैं उनसे बात शुरू करने से पहले उनसे मैं आपको सिर्फ एक दो छोटी छोटी मिसालें देना चाहता हूँ इख्तलाफात की, कि अभी इद्दत केस का फ़ैसला जो आया है पिछले हफ्ते इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट में, उसके फ़ौरन बाद उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है और सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ कारकुनान ने क्या किया। आपने सुना होगा कि एक शख्स जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है अवाम का गुस्सा, लेकिन अवाम का गुस्सा हुकूमत की तरफ नहीं है, वो बता रहे हैं कि लीडरशिप की तरफ है। और उसी वक्त इत्तफाकन या बाकायदा किसी प्लान के तहत जुनैद अकबर साहब जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कोर कमेटी से, और उन्होंने साथ ये कहा कि मखसूस लोग खान साहब से मिलने जाते हैं लेकिन हमें मिलने नहीं देते। इन लोगों के दूसरे के साथ मफादात हैं, और यही बताया जाता है कि खान साहब की पॉलिसी यही है, सारे फ़ैसले यही लोग और उनके ख़ानदान और दोस्त, और उनमें अक्सरियत वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद गुब्बारे तक भी नहीं उड़ाए। इसलिए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। असद कैसर साहब, ये मैंने सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं। अभी फवाद चौधरी साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है हामिद खान साहब के बारे में, रऊफ़ हसन के बारे में, चूहे कह दिया उनको, तो ये इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। आपके कारकुनान हमला कर रहे हैं इतने सीनियर लीडर पर, उनको धिक्के दिए, उनको मुक्के मारे, उनको गालियां दी। तो क्या आप ये समझते हैं ये कि वो कल्चर है जो PTI ने मुतारफ़ करवाया था अब वापस PTI पे आ रहा है? क्या ये बात जो आपके मुखालफिन कर रहे हैं वो दुरुस्त है, मकाफ़ाती अमल है या कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल मैं वाज़ेह करूँ कि PTI का लीडर एक ही है, वो इमरान खान है, बाकी सारे कारकुन हैं। आपने देखा कि 9 मई के बाद जितने भी लीडर्स जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, आपको पता है कि कौन कौन गए हैं, इनके बाद क्या तहरीक इंसाफ पे कोई असर पड़ा? यानी जितने जबर और जुल्म हुआ, जिस तरह हमारी लीडरशिप वो जो है ना अलहदगी का ऐलान करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। देखिए, इस पार्टी में वोट वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का लीडर इमरान खान है और इमरान खान के साथ है। तो ये बात तो जहन से निकाल है कि कोई असद कैसर या XYZ जो है ना वो पार्टी से चला जाएगा और वो तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई असर पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली तंजीम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, और उसके अंदर जो है ना कुछ तकाज़े और ज़ाबित होते हैं कि उसका ख्याल रखना चाहिए। जो कुछ मीडिया में आ रहा है, बाकायदा एक मीडिया चैनल जो है ना वो एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल अदा कर रही है, और वो
कोशिश कर रही है कि छोटी छोटी चीज़ें नहीं। मुझे बताए अफसर आलम साहब, ये जो कोर कमेटी मीटिंग्स होती हैं और ये जो पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग्स होती है, तो क्या उसमें बस सारे एक ही पारा पढ़ेंगे कि नहीं? हर एक अपना अपना मुख्तलिफ ख्याल होता है, मुख्तलिफ उसका नुक्ता नज़र होता है। वो अच्छा, वो जब आप बात करते हैं तो यहाँ बात आ जाती है कि इख्तिलाफ है। भाई ये तो एक चीज़ के बारे में लोगों के मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं और जिस तरह होता है। और तीसरी बात यह है कि हमारे खिलाफ जो है ना, जो हमारे मुखालिफिन है और जो कि नॉन मुखालिफिन है, उन्होंने एक पूरा मीडिया ट्रायल शुरू किया हुआ। सोशल मीडिया में उन्होंने अपने लोग रखे हुए हैं जो कि PTI के नाम पे भी मुख्तलिफ लोगों को इंटैक्ट किया गया है और वो जो है ना लीडरशिप के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। उसका बुनियादी मकसद ये है कि वर्कर में मायूसी फैलाई जाए, पार्टी को जो है ना तकसीम किया जाए और वर्कर को ये इंप्रेशन दिया जाए कि बस ये पार्टी तो मज़ीद रहने के काबिल नहीं है। लेकिन असद साहब, तो ये सारे हर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन जुनेद अकबर MNA हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं पब्लिक में, फवाद चौधरी प्रेस टॉक कर रहे हैं और उसमें पार्टी रहनुमा को चूहे कह रहे हैं वो। और फिर ये जो उमर अयूब साहब के साथ हुआ, कारकुनान ने किया, उन्होंने वीडियो बनाई, इसमें मीडिया का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये तो पब्लिक डोमेन में सब कुछ हो रहा है। इसका जिम्मेदार, इसकी वजह क्या है? देखिए सबसे पहले बात तो ये कि कल हम उधर थे, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी हुई। बिल्कुल, जो पार्टी के अंदर मीटिंग में मुख्तलिफ डिस्कशन भी हुई, लोगों के कंसर्न भी होते हैं और ये पार्टी के अंदर और जब मीटिंग होती है उसमें लोग अपनी कंसर्न डिस्कस करते हैं। मीटिंग होती इसलिए है। तो जुनैद अकबर का अपना एक नुक्ता नज़र था। वो हमारा बहुत अच्छा वर्कर है और उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमारे साथ बहुत लंबा अरसा रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि कल भी मेरे साथ था, रात को भी बात हुई थी, वो उसकी थोड़े बहुत इश्यूज़ है वो एड्रेस हो जाएंगे। उमर अव्वल मामला जो है ना, इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें जो रिपोर्ट तैयार हो रही है। और वो भी मैं आपको अभी तो कैटेगरिकली नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि सारा ये बाहर से स्पॉन्सर्ड चीज़ें हैं जो कि वर्कर में ये अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ एक नफरत फैलाने की एक कोशिश है। और कल जो है ना, पूरी पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब साहब के सर्विसेज को एंडोर्स किया है। कल जो है ना, एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद उसके हक़ में आई है और ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे CC है, जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, सब ने इसकी जो सर्विसेज है पार्टी के लिए उसको एंडोर्स किया है। तो ये चीज़ें मीडिया में ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद बहुत बड़ा फवाद चौधरी साहब और उनकी जो बात है, मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा हालात ऐसे हैं कि अगर इस किस्म की आप बात करेंगे तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बताएगा फवाद चौधरी, क्योंकि फैसला तो इमरान खान ने करना है ना कि किसी को वो पार्टी में वापस आना चाहिए। लेकिन इमरान खान के लेकिन यहाँ बात ये भी हो रही है, मतलब शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जा रहा जानबूझ के, वो उनको जेल में रखा जा रहा है और जो मौजूदा क़यादत है वो इसकी ज़िम्मेदार है। तो क्या खान साहब को 1 साल से ज़्यादा या 1 साल हो गया जेल में, तो पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई, अभी तक सोच विचार कर रही है। तो जो लोगों के ये इल्ज़ामात हैं कि पार्टी की मौजूदा क़यादत को इसका फ़ायदा है कि खान साहब जेल में रहें, इस इल्ज़ाम में कोई आपको वज़न महसूस होता है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, बल्कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने कहा, मैंने कहा मैंने कोई ओहदा नहीं है। और मैं इसलिए ओहदा नहीं ले रहा ताकि वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं अपना रोल प्ले कर सकूँ, कोई कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा ना बनूँ। तो शरीफ साहब अगर इस तरह बयान देते हैं तो मुनासिब नहीं है उसको इस तरह। देखिए पार्टी के अंदर आप सब कुछ कह सकते हैं, हमारे भी काफ़ी लोगों से इख्तलाफ हो सकते हैं। ये कल तो हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर ये तय किया है कि कोई जो है ना इस किस्म का इशारतन भी स्टेटमेंट नहीं देगा। अगर कोई किसी की कंसर्न भी हो तो वो सबसे ज़्यादा उसके पास अपने फोरम्स हैं, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी है, मीटिंग होती है, या अगर कोई पार्लियामेंट में नहीं है तो CC है, CC नहीं है तो पॉलिटिकल कमेटी है। और वर्कर की भी ये बहुत आपने जमहूरी बात की है, लेकिन शेर अफजल की आपने बात की कि बयान उन्होंने दिया है, बयान तक तो बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने कारकुनान को वहाँ लेके आए, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, उमर अयूब पर हमला करवा के। अब एक रिपोर्ट भी पार्टी की शायद बन गई है खान साहब के लिए। शेर अफजल इस तशद्दुद के रास्ते पे कैसे और क्यों चल पड़े, क्या वजह है इसकी?
नहीं, मैं अभी मैं इसको अभी जो है ना एंडोर्स नहीं कर सकता कि उसके हैं या नहीं है। इसके पहले जो आपको बताई है ना, मैं आपको नहीं, वो चूंकि हमारी रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है और कुछ लोग मैं देखिए, ये पॉलिटिक्स जो है ना इस वक्त जिस हालत में, मतलब जिस सिचुएशन में और जिस हालात का ये मुल्क वो कर रहे हैं, इसमें बहुत जिम्मेदारी की ज़रूरत है। हमें एक एक बात जो है ना बहुत तोल कर करना पड़ेगी। एक तरफ एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, इवन नेशनलिज्म जो जो इलाकाई जमातें हैं उसकी मजहबी मुनाफरत जो है ना बढ़ रही है, और ख़ासकर जो एक्सट्रीमिज़म है उसका वो हमारी बड़ा चैलेंज है। फिर इकॉनमी के बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं, फिर पूरे बॉर्डर पे हमारे ताल्लुकात। तो पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और ये आवाम की सबसे बड़ी नुमाइंदगी करती है, और फार्म 45 के मुताबिक हमें मैंडेट मिला है, तकरीबन 180 सीटें हम जीते हैं। तो हमें हर एक बात जो है ना बहुत ही समझ और सोच करके करना। अच्छा चलें, फॉर्म आपने तो फॉर्म 45 और 47 की बात की है, आपकी हुकूमत फॉर्म 45 वाली है और दूसरी 47 वाली। आपकी हुकूमत ने केपी में क्या किया 45 वाली ने? वहाँ तो आप ना आईजी बदल सके ना चीफ सेक्रेटरी, वही पुराने सारे चल रहे हैं। कोई काम 100 दिनों में कुछ आपने किया हो सिवाय 100 धमकियों के आपकी हुकूमत ने? आप समझते हैं आपकी हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है केपी में? देखिए अबसार साहब, कल अगर मैंने आप तकरीर सुनी है, कल मैंने पार्लियामेंट में तकरीर की है और ब्याह साहब बैठे थे, मैंने उससे कैटेगरी की, बल्कि मैं आपको वो फॉरवर्ड करता हूँ, आप वो चलाए भी ताकि मुख्तसर चलाए ताकि पता चले उस पर मैंने कैटेगरी की लिखा है। चलाइए हमारा जी वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। यानी उस पर हमने कैटेगरी के लिखा कि मैंने शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, मैंने कहा कि आपने हमारे NFC अवार्ड में 14% से जब पार्टा मर्ज हुआ तो वो 19% बन गया। आपने अभी तक CCI की मीटिंग नहीं बुलाई और हमारा वो शेयर अभी नहीं दे रहे हो। फिर आपने कमिटमेंट की थी कि NFC अवार्ड के मुताबिक जो है ना 3% इजाफी शेयर मिलेगा, नहीं मिल रहा है। मर्ज अजला जो है ना जब सुबह में वो हो रहे थे, आपने उसकी शेयर जो आपने कहा 10,000 अरब जो है ना हम 10 साल में देंगे ना 100 बिलियन पर ईयर, वो आप नहीं दे रहे हैं। आपकी कमिटमेंट थी और इसके साथ साथ आप हमें अपने ऑफिसर नहीं दे रहे। यानी वही जो सेटअप है, चीफ सेक्रेटरी हैं, लेटरबाजी हो रही है। मैंने उसको कहा कि तुमने सिंध में उसके मुताबिक ऑफिसर दिए हैं, तुमने पंजाब में दिया है, तुम खुद एक मुतासिब तौर पर जो तुम कर रहे हो और हमें ऑफिसर नहीं। तो ये बेसिकली तो क्या हमें तो ये कोशिश करे कि मफलूज करे। स्पीकर साहब, असद साहब, क्या हम ये समझे आपकी ये बात इस चीज़ का इतराफ़ है कि वाकई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ नहीं कर पाई 100 दिनों में, क्योंकि और उसकी वजह आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो ताउन नहीं कर रही, तो कर तो कुछ नहीं पाई ना? देखिए यानी आप बताएं ना कि आप हमारे जो इस वक्त नेट हैंडल प्रॉफिट हैं अभी तक 1 रुपया, यानी 111 बिलियन रुपीस हमारे नेट हैंडल प्रॉफिट है, जो हमारे बाकी ऑयल एंड गैस की जो फंड्स है। और इस वक्त जो AG एंड काजी फार्मूला के मुताबिक जो हमारे बेसिकली बनते हैं जो ओरिजिनली है वो तो 1500 अरब है। तो मुझे बताओ वो एक सुपर कैसे चलेगा? वो उसकी ठीक नहीं, ये बात करता हूँ। जो मर्ज एरिया है उन्होंने इसके लिए अभी इस PSDP में 64 अरब रुपये रखे हैं और वहाँ जो तनख्वाहें अभी बढ़ी है वो 140 अरब है। यानी अगर उसकी तनख्वाहें भी हम देने के काबिल नहीं है, ना हमारे पास फाइनेंस है। चलें, ये बड़ा आपने बहुत बड़ी बात बता दी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तनख्वाहें देने के भी काबिल नहीं है इस वक्त। लेकिन मुझे ये बताएं कि इंतज़ामी तौर पे हुकूमत काम नहीं कर पाई, सियासी तौर पे खान साहब को बाहर नहीं आप ला सके, तो फिर कारकुनान का गुस्सा तो बजा है ना क़यादत पे कि दोनों तरफ आप फेल हो चुके हैं। वो क्या करें कारकुन PTI के? बिल्कुल, हम इस पे सोच रहे हैं और अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 1 साल हो गया आपको सोचते हुए कि अगर इस तरह नहीं, वो असल में देखिए हमने तो कोशिश की, इनके साथ इंगेजमेंट की, अलमीन साहब जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग की, सब कुछ की, लेकिन ये हमें नहीं कर रहे। तो ये हमें जानबूझकर जो है ना इस्लामाबाद मार्च की तरफ जो है ना ये हमें धकेल रहे हैं। यानी ये जो हमें राइट्स है वो भी नहीं दे रहे। और अभी तो हमारा बादशाह जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा से, वो कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान पे हमला करूंगा। ओ भाई जान, तो अपने मुल्क को संभालो,
तुमने ईरान के साथ ताल्लुकात जिस तरह बिगाड़े हैं, जिस तरह चाइना के साथ तुम्हारे हुकूक शुबात के ताल्लुकात है, और तुम नया मास खोलना चाहते हो मुल्क में, जो है ना एक नया आग लगाना चाहते हो, तो मतलब एक तो आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वज़ीर दफ़ा का, वो कौमी मुफाद को नुकसान पहुँचाएगा? देखिए, जब आप डिफिनेटली नुकसान पहुंचाएगा। मैंने इसको आजकल मैंने सादिक साहब से बात की, तो फिर सूबाई हुकूमत जो है डेरा इस्माइल खान में वो खुद कुछ क्यों नहीं कर सकी? डेरा इस्माइल खान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक सूबा है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमले हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं, और वो आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी वहीं से हैं। वो एक ज़िला जो है उसको दुरुस्त नहीं कर सके, तो फिर ऑपरेशन तो होगा ना। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ ना करें। भाई जा मेरे अगर आप मुझे बस 2 मिनट दें, आप मुझे इंटरप्ट ना करें ताकि मैं इस बात पे पूरा आपके साथ बात करूं। नंबर वन तो ये है कि आप पुलिस को स्ट्रेंथन करें, और आप हमारे साथ जो है ना, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप जब पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, अच्छा अभी ये इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये तालिबान को लाने में इनका किरदार है। अच्छा, मेरे पास पूरे वीडियो आ गई है, मैं वो मिनट्स भी देख रहा हूँ, इंशाल्लाह इसमें मैं बात करूँगा कि ये डिसीजन भी PDM हुकूमत ने किया था, और राना सनाउल्लाह उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको भी फॉरवर्ड भी करता हूँ कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने जो है ना उसके साथ निगोशिएशन करके इसको जो है ना अंदर ला रहे हैं। अच्छा, इन्होंने लोगों को भी लाया, फिर जो है ना हमारे पुलिस की जो कैपेसिटी है, यानी आप हमें फंड ना दे तो हम तनख्वाही कहाँ से दें? कौन अंदर लाया? उनको रिक्वेस्ट की हमें कुछ, ये तालिबान लेके आए ना, ये सारे जो है ना जो आए थे, ये इनकी PDM की हुकूमत में आए थे सारे। नहीं, वो तो जनरल फैज ने कहा था, जनरल बाजवा ने और जनरल फैज। भाईजान मैं इसलिए कहता हूँ ना, मैं आपको अभी व्हाट्सअप करता हूँ ना, आपका नंबर मेरे पास है, मैं व्हाट्सअप करता हूँ, आप देख ले कौन लेके आए थे। और जो आखिरी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी और असेंबली में, उसके मिनट्स में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हासिल करूँ, इन्होंने फैसला किया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करें, हमारी पुलिस के अंदर ये कैपेसिटी है, हमें आप बाकायदा स्पॉन्सरशिप दे, हुकूमत हमारे फंड रिलीज करवाएं, जो मतलब सिर्फ पैसे की वजह से। चलो ठीक है, ये बात मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि वफाकी हुकूमत आपको फंड मुहैया करे, लेकिन सियासी मामले पे आपके जो कारकुनान इस वक्त मुस्तरब हैं, गुस्से में हैं और तशद्दुद पे उतराए हैं। आप समझते हैं ये मकाफाती अमल है कि जो तशद्दुद आपने उन्हें सिखाया वो वापस घर को आ रहा है? कोई आपके पास स्ट्रेटजी है? एक बात पे आपको क्लियर करूं, ये जो डिसइंफॉर्मेशन, जो PTI का ओरिजिनल वर्कर है, जो PTI है, ठीक है, वो अपनी लीडरशिप इमरान खान और उनकी जो नॉमिनेटेड लीडरशिप उसके साथ खड़ी है। ये जो आगे पीछे कुछ न कुछ हो रहा है ना, मैंने आपको बताया, कुछ लोग जो है ना प्लांटेड है और कुछ बेचारे जो प्रोपेगेंडे से मुतासर होते हैं। हम इसको मैकेनिज्म कर रहे हैं। क्या हम समझें कि इंशाल्लाह हम ये बात बताएं, हम बहुत जल्द कि शेर अफजल मरवत जो पहले JUI में थे वो PTI में प्लांटेड है, क्या हम ये समझें? मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता, मैं वो तो PTI का हमारा हमला करवाया उनके वर्करों ने, और यूपी पे हमला किया उन्होंने। नहीं, उसके वर्करों ने क्यों किया, वो अभी तो उसकी कोई आपके पास वो नहीं है। हम तो अभी कोई इल्जाम हमने नहीं लगाया ना, कोई किसी ने कमेटी ने इंक्वायरी किया है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा। जो काम हमने शुरू किया है, जो उन्होंने टैक्सेस पे इजाफा किया है, जो उन्होंने जिस तरह महंगाई का एक नया तूफान आएगा, इससे ये हुकूमत आगे नहीं चल सकेगी। मैं इतना आपको कहता हूँ, बल जल्द जो है ना हम मशवरत कर रहे हैं। हम जो हमारा अलायंस फैसला करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला कोई एहतजाजी तहरीक का फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, अच्छा लगा, आपने सारी बातों का तफसील से जवाब दिया है। लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो 2-3 बहुत अहम मसले हैं जिनका अदलिया से ताल्लुक़ है, उस पर बात करेंगे। अदलिया, अब मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट बिल्कुल सर पे आ पहुंची है, और 2 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है। और पहली दफ़ा, या शायद पहले भी इसकी एग्ज़ाम्पल हो, लेकिन अभी लग रहा है कि जैसे ये पहली दफ़ा हुआ है कि ना सिर्फ ये कि
जो सीनियर मोस्ट जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के, उनका नाम कंसिडर किया जाएगा चीफ जस्टिस के लिए, बल्कि उनके बाद जो 2 सीनियर जजेस हैं उस लिस्ट में उनके नाम भी कंसिडर किए जाएंगे। तो अब 3 जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और दूसरी तरफ 3 के पैनल में से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ हुआ ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल दोनों ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो सीनियरिटी का जो रूल है, जो ट्रेडिशन है, उसको फॉलो किया जाए और चीफ जस्टिस सिर्फ उसी को बनाया जाए जो सीनियर मोस्ट हैं। और इसके बारे में उन्होंने एग्जांपल दी हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब के माजी में लिखे गए खतूत और कही गई बातों का कि आपने हमेशा सीनियरिटी को प्रमोट किया कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो अब ये वो वक्त है, लेकिन अब ये जो मुख्तलिफ एक बात हो रही है और ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं जजेस तो नहीं सॉरी वकला के दरमियान, इसकी वजूहत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब जो वकील हैं, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के माहिर कानून हैं, और हसनात मलिक साहब जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर गहरी नज़र है। हसनात साहब, आपसे मैं बात शुरू करूँगा। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक नया एक मसला खड़ा होने जा रहा है शायद, उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कह दिया, एक ग्रुप ने कहा है और पंजाब बार काउंसिल ने भी कहा है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं? ये खतूत जो लिखे गए हैं इस वक्त, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, जो खतूत लिखे हैं ये मेम्बरान वो हैं जो प्रोफेशनल ग्रुप से हैं, जिनको अमूमन हम उर्फ आम में हामिद खान ग्रुप को कहते हैं। ये वो ग्रुप है जिसे प्रो PTI भी कहते हैं। अच्छा। एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है आसमा ग्रुप जो इस वक्त प्रो गवर्नमेंट प्रो नून लीग ग्रुप है वकीलों में बार पॉलिटिक्स में, और एक प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान ग्रुप जो प्रो PTI। अब हामिद खान साहब इसमें भी कोई सियासी जमातों वाली सियासत ही चल रही है इसमें? सियासी जमातों की भी है। अब इसमें रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इस वक्त हुकूमत जो है वो चाह रही है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं शुजात अली खान, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए, नहीं तो बाकर नजफी साहब को बनाया जाए। अब जो इनफॉर्मली ये डिस्कशन हुई थी 7 जून को 9 मेम्बरान के दरमियान, तो वहाँ ये डिसाइड हुआ था इनफॉर्मली कि इन दोनों को सुपरसीड डिसाइड तो नहीं होगा, डिस्कशन हुई होगी, कंसेंसस बिल्ड शायद हुआ हो जी, कंसेंसस हो गया होगा, यानी वो तो इसी वजह से मीटिंग अब 2 को बुलाई गई। उसमें ये था कि जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब ये है कि हुकूमत जो है वो तो चाह रही है कि शुजात अली खान साहब, अब शुजात अली खान साहब या बाकर नजफी साहब को हुकूमत के पास अगर नंबर है 2, अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर 2 वार्ड हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन, फिर भी 2 वार्ड चाहिए, 9 में से 5 कम अज़ कम चाहिए। जब आप हुकूमत कहते हैं तो आपका मतलब है जो निज़ाम चल रहा है जी, वो ये चाहते हैं जी, जी। तो ये आपके ख्याल में ये मुनासिब बात है कि बजाय इसके कि मेरिट पे और सीनियरिटी और मेरिट सब कुछ, जो बार काउंसिल ने भी ये लिखा तो है लेकिन वो मेरिट को उतनी अहमियत नहीं दे रहे, सिर्फ सीनियरिटी पे जोर दे रहे हैं। देखिए जो सीनियरिटी पे जोर दिया जा रहा है सिर्फ बिल्कुल पहली दफ़ा इतना नहीं एक ग्रुप की तरफ से। हाई कोर्ट में अमूमन तकरीबन जब से ये 18वीं तरमीम के बाद नया सिस्टम आया जजेस की अपॉइंटमेंट, इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी ही फॉलो हुई है। लेकिन इस दफ़ा वैसे मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल को इस मामले में अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने तीनों नाम रखे हैं जुडिशल कमीशन के सामने। अब ये नहीं है कि उन्होंने किसी जूनियर को ऊपर लाया। अब अगर आपके तीनों डिस्कशन ये 2 जो हैं इनको अगर सुपरसीड किया जाएगा तो उसकी बाकायदा वैलिड रीज़न होंगी, और वैलिड रीज़न पे तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर वैलिड रीज़न है और इनको इग्नोर। अच्छा, मैं आपसे वैलिड रीज़न पे आता हूँ ज़रा। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि ये ग्रुपिंग जो है वकीलों की, जो मैंने खतूत पढ़े हैं और हम ये दिखा भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, पंजाब बार काउंसिल का भी पाकिस्तान बार काउंसिल का भी, उसमें बहुत ज़ोर दिया गया है सीनियरिटी पे, मेरिट पे, इंटेग्रिटी पे। ये वकीलों के आपस के इख्तलाफात जब इस तरह अपॉइंटमेंट जजों की अपॉइंटमेंट पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं तो ये इंटेग्रिटी अदलिया की इससे मुतासर नहीं होती? इससे अदलिया की साख पे हरफ नहीं आता? ज़ार भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो बड़ी मुनासिब बात इस चीज़ के अंदर है कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है और उसकी जितनी भी टॉप के अपॉइंटमेंट्स है जो 3 टीयर्स पे आती हैं। पहली टीयर है आपका हाई कोर्ट की एलिवेशन,
दूसरा टियर आपका आता है कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, और तीसरा टियर वो है कि आप हाई कोर्ट के अंदर रहते हुए उसी सूबे के चीफ जस्टिस बनते हैं। ये 3 टियर्स हैं, और तीनों टियर्स के अंदर हमेशा से एक बहस चली आती है कि क्या पाकिस्तान का जुडिशल प्रोसेस अपॉइंटमेंट का ठीक है या नहीं है। उसमें मैं आप सब बार एसोसिएशन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बावजूद इस चीज़ के कि 18th अमेंडमेंट आ गई है, पाकिस्तान का जो जुडिशल प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की और उसके अंदर कॉम्पिटेंसी प्लस इंटेग्रिटी की बहुत बड़ी गुंजाइश है। अब ये है कि आईनी तरमीम होनी चाहिए, नहीं मैं होनी चाहिए ना। देखें, तो अब ये मुखालफत क्यों होती है? नहीं, अब अल जिहाद ट्रस्ट आया, अल जिहाद ट्रस्ट के अंदर आपको पता है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया गया, और उसके अंदर एक चीफ जस्टिस जो थे वो चले गए और उनकी जगह दूसरे आ गए। उसके बाद इस इशू को एड्रेस किया गया 2010 के अंदर, जब पीपल्स पार्टी ने 18th अमेंडमेंट लाई, और वो भी आपको पता है कि पहले अमेंडमेंट्स कुछ और थी आर्टिकल 175A के नीचे, लेकिन जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि अगर आप इस पिच पे आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, और इसलिए आपने देखा कि 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई जिसके अंदर एक प्रोसेस किया गया। अंडर थ्रेट आई। मेरा ख्याल ये है कि अब गवर्नमेंट को स्टैंस लेना चाहिए था, जो आज हम सारे इस चीज का कह रहे हैं कि जुडिशरी के कहने के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मॉडिफाई होनी चाहिए थी। जब आपने उस वक्त सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट बात की थी या इक्वल बैलेंसिंग की बात की थी, तो फिर आप स्टैंड करते हैं ना उस चीज के अंदर। अब ये है कि आर्टिकल 75A बड़ा वाजे है, उसके अंदर जो पहली अपॉइंटमेंट है आपके एलिवेशंस के अंदर, वो उसका एक प्रोसेस है, लेकिन जो झगड़ा चलता है, ज्यादा चलता है, वो चलता था पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर था कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को फॉलो किया जाए, जिसके अंदर हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस भी थे, बहुत सी आई थी, मैं आप सब ये कहते थे, और उसके अंदर भी यही था कि अगर आप एक ऐसा शख्स जो है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लाना चाहते बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन, उसको उस हाई कोर्ट के अंदर एज ए चीफ जस्टिस या सीनियर जज के अंदर रखना कैसी वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन ये बताइएगा, दूसरा इस पे आ जाते हैं, अब इस पे आ जाते हैं। मैं एक छोटा, आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में सीनियरिटी पे होना चाहिए या मेरिट पे, या दोनों पे? देखें, इस वक्त जो आपकी पोजीशन चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट चल रही है, उसके अंदर एस्टैब्लिश चीज ये है वो आपकी सीनियरिटी है। हाँ, अभी इन्होंने जुडिशल कमीशन के रूल्स के अंदर सर्टेन मॉडिफिकेशंस की है, वो हुई तो नहीं, अभी हुई नहीं है, वो लास्ट स्टेज पे था, उसके अंदर एक पैनल्स का कॉन्सेप्ट। तो क्या अगर ऐसा हो जाए कि सीनियर को नहीं बनाया जाता तो ये कोई वायलेशन होगी रूल्स की? नहीं, उसके अंदर एक बड़ा मेजर चेंज आएगा। वो ये चेंज आएगा इसके अंदर है कि पहले तो अगर आप हाई कोर्ट से एक चीफ जस्टिस को नहीं लेके आते या दूसरे नंबर को नहीं लेके आते, उससे तीसरा या चौथा ले आते हैं, तो हाई कोर्ट की सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन अगर आप वहां के ऊपर नीचे को ऊपर ले जाएं और ऊपर वहां पे रहे, तो पाकिस्तान के अंदर यह हुआ कभी नहीं है कि चीफ जस्टिस जिसको आपने एक्टिंग भी किया हो या दूसरे सूबे के अंदर, और उसकी जगह आप दूसरा बिठा दें, और जिसने खुद उनसे प्रिजाइड करके ओवर एंड अबव किया हुआ है वो अब आपके तीसरी या चौथी पे बैठ जाए। हसनात मलिक साहब, बात बड़ी दिलचस्प है कि अगर तीसरे नंबर का या दूसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, तो जो उससे सीनियर हैं ऑलरेडी सिटिंग इस वक्त भी, उनको आपने कहा वैलिड रीजन देनी होंगी। वैलिड रीजन में मैं एक रीजन एसजेसी, उसके अलावा तो रीजन ही कोई नहीं है। काउंसिल में मिसकंडक्ट की कार्रवाई, क्या ये कंसिडरेशन होगी कि ऐसी कोई बात है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती? मेरा ख्याल नहीं हो सकता कि कुछ ज्यादा ज़हीन है, ज्यादा ग्लेयरिंग चीजें होंगी ऐसी जिसकी वजह से होंगी हैं बिल्कुल, जिस पे अच्छा, बात हो रही है, समझते हैं कि जी बिल्कुल हैं। और इसमें अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस काजी फैसला पे हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, ये एक आउट ऑफ बॉक्स बड़ी रिफॉर्म होगी कि पहली दफ़ा वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें वकील भी और हुकूमत भी खिलाफ है, और वो जो है वो एक ऐसा चाह रहे हैं कि एक मेरिट बेस अपॉइंटमेंट हो। और जो हम ये कह रहे थे कि सेम पेज, तो पहले इस मामले में ये बड़ा टेस्ट है कि तो अगर वकीलों को एक धड़ा और हुकूमत एक तरफ है, तो इसका मतलब काजी फायदे से कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। अब जो इतलात है कि दोनों धड़े, क्योंकि हुकूमत चाह रही है, क्योंकि वकीलों के दोनों धड़े, जी दोनों धड़े, एक धड़ा खामोश है, खामोशी उनकी है, लेकिन वो उनका यही है कि अगर जो है वो शुजात साहब बने, क्योंकि हुकूमत का इंटरेस्ट भी है ना, और फिर या बाकर नकवी साहब तीसरी परेड। अब मसला ये है कि जो वकीलों का है वो दोनों, लेकिन जस्टिस काजी फैसा जो है वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी वाजे जो चीज़ें अगर ग्लेयरिंग हैं कि किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट हैं, किसी ने के मिसकंडक्ट पे इश्यूज है, तो मेरा ख्याल है कि सुपर सीड हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा नहीं, अच्छा कैसे है बताएं? मैं आपको अब ये है कि जो एक आर्गूमेंट बिल्ड किया गया है कि लॉयर्स का एक हल्का जिसको पीटीआई करती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट और पीटीआई किसी एक नाम पे आ सकते हैं? पहले तो इस चीज को क्या ये आर्गूमेंट बाय किया जाता है? अभी तो इस मामले में तो आ रहे हैं,
देखिए सिंध हाई कोर्ट में भी एक मसला है ना, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आना है, वहाँ भी हुकूमत और पीटीआई एक पेज पे लग रहे हैं, पंजाब में भी हुकूमत और पीटीआई एक पेज पे लग रहे हैं। नहीं ऐसी नहीं अभी आपने खुद कहा दोनों धड़े चार ये कह रहे हैं ना मलिक साहब, ये कह रहे हैं, मलिक साहब जो बात कह रहे हैं बात तो ठीक है, देखे ना दोनों धड़े कह रहे हैं कि सीनियर होना चाहिए। नहीं देखे, दोनों धड़े कह रहे हैं कि सीनियर होना चाहिए। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है, इन्होंने हर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट की है उसके अंदर इन्होंने सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया है और उन्होंने कहा कि सीनियरिटी आनी चाहिए जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे। अभी एक मेजर शिफ्ट आया है कि जिसके अंदर पंजाब से जब 2 चीफ जजेस गए हैं तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया और वहां पे और सारी कंसिडरेशन है। अब वो कंसिडरेशन नहीं है, नहीं दो जजेस को सुपर वजह क्या है? मैं उस पे जाता हूं कि अगर आपका इंटरनल प्रोसेस इतना तगड़ा होना चाहिए कि जब आपने इस मुल्क के चीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस लाने हैं या चीफ जस्टिस लानी है, आपका प्रिपरेटरी वर्क हो ना, उससे पहले उससे पहले आपके हल नहीं है ना, कैसे कह सकते हैं आप? अब ये अगर ये फैसला होगा आप चैलेंज कर दीजिएगा। नहीं चैलेंज वाला नहीं कर दीजिएगा ना सर, ये नहीं इशू ये है। फर्ज करें किसी सीनियर मोस्ट को अगर सुपरसीड किया जाता है, जज को मैं हूं अगर, और मुझे हो गया नहीं जी मैं तो मेरिट पे हूं, मुझे क्यों मेरा आखिरी मिला, नहीं चले जाए। अगर तो ये शौकत अजीज सिद्दीकी भी तो गए थे। नहीं शौकत अजीज सिद्दीकी एसजेसी के जरिए गए थे, वैसे नहीं गए थे। ये भी और अगर एसजेसी के अंदर गए तो एसजीसी ने उस चीज को ओवरटर्न किया और ये कहा कि जी इनको नहीं होना चाहिए था, और अगर वो 62 इयर्स एज के ना होते तो आज वो अतर मिनल्ला साहब की जगह वो चीफ जस्टिस होते। लेकिन एक फाइनली मैं एक चीज कहूंगा वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इस तरह चेक एंड बैलेंस के अंदर रखना है, इंटेग्रिटी प्लस प्रोफेशनलिज्म, तो फिर यह है कि आप उस प्रोसेस को करके फिर उस जज को एज ए जज बैठना नहीं चाहिए, उसको सिस्टम के अंदर ऑनरेबली या किसी और तरीके से घर भिजवाएं। हसरात मलिक साहब वाइंड अप। देखिए मेरा ख्याल है कि जो ये सीनियरिटी स्ट्रिक्टली फॉलो करना ये कोई ऐसी नहीं है। अगर हमने देखा है कि अदलिया का जो इस वक्त तबाही है, वजह यह है कि सीनियरिटी को फॉलो करके जब और कंसिडरेशन को नहीं देखा गया, शायद सिंध हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस 5 साल रहे, उन्होंने तबाही कर दी पूरे हाई कोर्ट की। यहाँ भी मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट बड़ा हाई कोर्ट है, 10 करोड़ आबादी है, तो कंपिटेंसी इंटीग्रिटी सारे अवामिल देख के जो भी है उसको लगा दें। 13 करोड़ आबादी है। बहुत शुक्रिया हसरात मलिक साहब, आपने पंजाब को छोटा कर दिया। लेकिन हमारे मीडिया में भी कहा जाता है कि बाज़ लोग पड़े सीनियर हो जाते हैं, उनमें मेरिट पे नहीं होते लेकिन सीनियर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कुछ बेहतरी की तरफ काजी फायज ईसा साहब अदालती निज़ाम को ले जा रहे हैं तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। और हसनात मलिक ने आज ये कहा है तो मैं इस बात पे यकीन करूँगा कि इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। लेट्स सी। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो अदलिया से मुतल्लिक़ एक और बहुत दिलचस्प लेकिन ट्रेजिक बात आपसे शेयर करेंगे। आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ, उसका उन्वान था इंसाफ की रसाई सबके लिए, और ये सेमिनार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरेंज किया था। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने खिताब किया, बहुत अच्छा खिताब था, और उसमें उन्होंने इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि इंसाफ की रसाई सबके लिए होनी चाहिए। जो भी इस मुल्क में आवाम रहते हैं, शहरी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, औरत मर्द बच्चे सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है और दिल खुश हुआ। यहाँ पे एक सवाल है, जो मेरे सवाल होते हैं उनमें से एक सवाल ये है कि अगर आम आदमी के बच्चे कत्ल हो जाएं किसी गाड़ी के नीचे आकर इस मुल्क की सड़कों पर, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? और वाक़या ये है कि जून 2022 में इस्लामाबाद की एक सड़क पर एक गाड़ी ने 2 जवान बच्चों को कुचल कर मार दिया, और वो जवान बच्चे उस रात अपनी नौकरी से वापस घर जा रहे थे। गरीब के बच्चे थे, मारे गए सड़क पे, लेकिन FIR दर्ज हो गई। और FIR जब दर्ज हुई तो उस गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया। और गाड़ी अगर आप देख रहे हो तो सोचें ये गाड़ी इतनी बड़ी किस स्पीड पे जा रही होगी, जो इंसानों से टकराने के बाद इसका ये हाल हुआ। उस वक्त इस गाड़ी की स्पीड क्या होगी? इतनी स्पीड से गाड़ी सरकारी चलाई गई जो कि कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट की ओनरशिप में थी, लेकिन हसीन इत्तफाक है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के पैनल पे थी। लाहौर हाई कोर्ट के पैनल पे ये गाड़ी थी, किस जज के पास थी, किस अदालती एहलकार के पास थी, इसका आज तक फ़ैसला नहीं हो सका। उस गाड़ी को कौन चला रहा था, कौन चला रही थी, आज तक पता नहीं चल सका, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
और इसके बावजूद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस को वो सुन रहे हैं, वो बार बार पुलिस को कह चुके हैं कि मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करके उनके सामने पेश किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मेरा सवाल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस फ़ाइल किया है इस कत्ल होने वाले बच्चे के बाप ने, उस रेफरेंस को सुना जाएगा? क्या इन बच्चों को, जो गरीब के बच्चे हैं, इनको इंसाफ तक रसाई मुमकिन हो पाएगी पाकिस्तान में? क्योंकि इसमें एक अदालती गाड़ी और शायद कोई अदालती शख्सियत या उसका कोई रिश्तेदार शामिल है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पे आज बड़ी अच्छी बात की कि ख़वातीन के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में, और उस पर भी बहुत बात हुई आज के सेमिनार में। तो इन बच्चों की माएँ जो हैं वो भी ख़वातीन हैं, वो भी इंसाफ के हसूल के लिए इंतज़ार कर रही हैं। 2 साल से वो सारी फैमिलीज़ धिक्के खा रही हैं। उम्मीद है कि आज ये बात सुनने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस रेफरेंस का भी जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि ये इल्ज़ाम है, ये सच है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। और साथ 100 रेफरेंसेस और भी पेंडिंग पड़े हैं, अगर उन पर भी एक नज़र करम हो जाए तो शायद इस मुल्क के अवाम की अदलिया पर एतमाद मज़ीद बेहतर हो जाए। गुड नाइट।